So what is dimension formula? So it is a relationship between the derived quantity to fundamental quantity with suitable powers. मतलब डायमेंशन फार्मूला किसका होता है? डिराइव क्वांटिटीज का. तो डिराइव क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिलेशन बताता है विद अ सुटेबल पावर ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला. अब हर एक क्वांटिटी का, हर एक डिराइव क्वांटिटी का एक डायमेंशन फॉर्मूला होता है. वो भी डिराइव क्वांटिटी है, वो किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, ये इससे हमें डायमेंशन फॉर्मूला से हमें ये पता चल जाता है. ठीक है, तो हम लोग पहले जो 7 क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके डायमेंशन सिंबल देख लेते हैं. लेंथ का वैसे तो यूनिट बहुत सारी होती है, सेंटीमीटर होती है, किलोमीटर होती है, माइल्स होती है, फुट होती है, पर उसके लिए हमने एक सिंबल बनाया है लेंथ के लिए एल. और डायमेंशन फॉर्मूला को हम हमेशा कैसे लिखेंगे? इन ब्रैकेट. ठीक है, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल. सो दिस वन इज अ डायमेंशन सिंबल ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है, बेसिकली हमें कहाँ तक यूज होने वाले हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट. 11th और 12th में सारे जितने भी डायमेंशन फॉर्मूला है सभी इन 5 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बने होते हैं. ज्यादातर केवल मास, लेंथ और टाइम, एम, एल और टी. लोग सीखेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं. जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, यदि हमें एरिया एक क्वांटिटी है जिसका हमें क्या बनाना है? डायमेंशन फॉर्मूला. तो एरिया की जो यूनिट होती है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू वेट. ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी. अब डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग? तो देखो, यहाँ पर इस लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला और एल और इस विड्थ का भी डायमेंशन. विड्थ भी क्या है? एक प्रकार की लेंथ ही है, तो यहाँ जाएगा एल इंटू एल, एल स्क्वायर. तो हमने क्या किया कि एरिया के डायमेंशन क्या हो गए हैं? एल स्क्वायर. हम क्या बोलेंगे? एरिया हैज अ 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ एल. एरिया हैज अ 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ एल. ठीक है, इसके अलावा जैसे हम वॉल्यूम की बात करते हैं, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, यूनिट मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब. और इसका डायमेंशन क्या होंगे? एल की पावर 3. हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम हैज अ 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ. डायमेंशन फॉर्मूला हमें कैसे लिख रहे हैं? ब्रैकेट में लिख रहे हैं. अब मान लीजिए इसमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, जैसे इसमें मास नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मास, क्योंकि मास इसमें इन्वॉल्व नहीं तो 0, लेंथ 3, टाइम भी नहीं है तो उसकी पावर. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो साथ में हम इसकी यूनिट बनाना भी सीखेंगे. जैसे द यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. तो द यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब. अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखिए. अब ये जो हमारी डेंसिटी है, डिराइव क्वांटिटी, इसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो इसमें मास है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? m की पावर 1. लेंथ कितने टाइम्स है? मीटर क्यूब, मतलब 3 टाइम्स. और अपॉन डिनोमिनेटर में, यदि हम इसके न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो -3. और टाइम है क्या? नहीं है, तो t की पावर 0. ठीक है, तो m1 l -3 t 0. अब हम ये ml t में ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 11th क्लास में लगभग 70% जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसमें मास, लेंथ और टाइम ही होता है. ठीक है, बाकी की चीजें जब जरूरत पड़ेगी जब हम उसको ऐड कर लेंगे. जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम केल्विन भी ऐड करेंगे. स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इसकी यूनिट क्या होगी? द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड. अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग? मास 0, यहाँ पर मास नहीं है तो m की पावर 0. लेंथ है, कितने टाइम्स है? 1 टाइम है, तो l की पावर 1. और टाइम भी है, मगर क्योंकि डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले आएंगे तो न्यूमिनेटर में, सो -1. तो द टाइम स्पीड हैज अ 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड 1 डायमेंशन ऑफ टाइम. द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो यूनिट बनाते हैं पहले हम लोग. वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकेंड. तो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
अब डायमेंशन फॉर्मूला क्रिएट करें इसका, तो देखिए ये m को मास समझ लेना, इट इज अ मीटर। सो m मास नहीं है तो 0 की पावर, लेंथ है कितने टाइम्स है 1 टाइम है, और टाइम भी है कितने टाइम्स 2 टाइम्स है। इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो जाएगा -2। तो डायमेंशन m0L_t-2। नेक्स्ट द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास की यूनिट क्या है kg, और एक्सेलरेशन की अभी हमने बनाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन हम कैसे बनाएंगे, देखो m मास है 1 टाइम, लेंथ भी है 1 टाइम, और टाइम है कितना 2 टाइम्स। ये हो गया हमारा mL_t-2, ठीक है। और यदि हम 1 की पावर नहीं भी लगाएं तो हम समझ जाते हैं कि भाई यदि किसी की पावर नहीं है तो उसके ऊपर 1 की पावर है। सो द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mL_t-2। अब थोड़ा हम यहाँ पे समझते हैं कि आखिर हम डायमेंशन फॉर्मूला बनाए क्यों रहे हैं। देखिए अब इससे हमें क्या पता चला, रिलेशन डिराइव क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ रिलेशन पता चला, एक बात। दूसरी चीज क्या पता चले कि फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, लेंथ पर और टाइम पर, और कैसे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है हमें कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मास को यदि हम बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, लेंथ बढ़ाएंगे तब भी फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, मगर यदि हम टाइम को बढ़ाते हैं तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, यदि मेरे हाथ में एक 1 kg का वेट है और उसको यदि मुझे 10 मीटर डिस्टेंस पर फेंकना है, ठीक है, तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि मैं मास को बढ़ाकर 2 kg या 20 kg का कर दूं तो मुझे क्या 10 मीटर डिस्टेंस फेंकने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं, मुझे फोर्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब मास को हमने बढ़ाया तो फोर्स भी क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है। तो फोर्स हैज अ 1 डायमेंशन ऑफ मास। सेकेंड बात करते हैं लेंथ की। मुझे 1 kg के किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर डिस्टेंस तक फेंकना था, यदि मुझे उसे 20 मीटर तक फेंकना है तो मुझे फोर्स को वापस बढ़ाना पड़ेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। थर्ड वन टाइम, मुझे 10 मीटर डिस्टेंस तक उसको 10 सेकेंड में फेंकना है तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि मैं टाइम को कम करना चाहूं, मैं चाहता हूं कि 5 सेकेंड तक वो ऑब्जेक्ट वहां पर पहुंच जाएगा, तो मुझे फोर्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि मैं टाइम को कम कर रहा हूं, ठीक है, तो फोर्स क्या और करना पड़ रहा है, मुझे बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इससे डायमेंशन फॉर्मूला से हमें इन तीनों चीजों के बारे में पता चला कि फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब टी की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है। कहने का मतलब ये है, यदि मैं मास को डबल करता हूं तो फोर्स भी डबल करना पड़ेगा, लेंथ को डबल करता हूं तो फोर्स को भी डबल करना पड़ सकता है, यदि मैं टाइम को डबल करता हूं तो फोर्स को 1/4 टाइम्स कम करना पड़ेगा। समझ में आया। इस तरीके वो जो फोर्स होता है वो टाइम पर ज्यादा डिपेंड करता है एज कम्पेयर टू मास एंड लेंथ। तो ये एक डायमेंशन फॉर्मूला का हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम उनमें रिलेशन फाइंड कर पाए। तरीके से जितनी भी क्वांटिटीज हम 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, सभी का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। मगर मैं अभी आप लोगों को नहीं करवा रहा हूं, जैसे जैसे हम उन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे उसी समय हम उसकी यूनिट भी डिराइव करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। फर्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। मतलब जो भी हमने इक्वेशन अभी तक पढ़ी, जैसे हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, ठीक है, क्या क्या होती है, v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन इज s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इस तरह की जितनी भी इक्वेशन हम पढ़ेंगे उसको हम डायमेंशन फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक रूल होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। मतलब एक जैसी क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये, केजी को केजी में ऐड कर सकते हैं, मीटर को मीटर में ऐड करेंगे, टाइम को टाइम के साथ ऐड करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम केजी को लेंथ के साथ ऐड कर दें। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन है, यदि यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हर एक टर्म मतलब प्लस और माइनस के साथ जो क्वांटिटी आएगी उसे हम बोलेंगे टर्म। जैसे यहाँ पे कितने टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो इन तीनों टर्म के यदि डायमेंशन यदि सेम है
तो ये इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज ये इक्वेशन क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि वही क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिसकी यूनिट सेम हो, जिसके डायमेंशन सेम हो। ठीक है, तो हम इस तरीके से इनको चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट इक्वेशन को चेक करेंगे, तो हमारा क्या क्वेश्चन है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन v is equals to u plus at, where v is the final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time। तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड देन डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इफ बोथ आर इक्वल देन दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मीन्स डायमेंशन इज LT-1। ठीक है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी, यदि वेलोसिटी है तो डायमेंशन सेम होंगे LT-1। एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं, LT-2, और यहाँ पे क्या है, टाइम का डायमेंशन है t। तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सो LT-1 प्लस LT-2, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा LT-1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 LT-1। डायमेंशन फॉर्मूले में हमें मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखना नहीं होता। ठीक है, मैग्नीट्यूड से हमें मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ RHS इज LT-1, बोथ साइड द डायमेंशन हैज सेम, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। द सेकंड इक्वेशन इज S is equal to ut plus half at², where S is displacement, u is initial velocity, t is time, a is acceleration। और मैंने पहले भी बताया कि जो भी मैग्नीट्यूड वगैरह है उसको हमें इसमें कंबाइन नहीं करना है। ठीक है, सो फर्स्ट फाइंड डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है तो उसके डायमेंशन सिंपल क्या होंगे, लेंथ है। देन डायमेंशन पे u इज अ वेलोसिटी, सो LT-1 t plus 1/2 is a number, ignore them। Acceleration LT-2 and time is t⁻²। तो क्या आने वाला है यहाँ पर, LT-1 और यहाँ पे क्या है +1 है, -1 + 1 0, सो t की पावर होगी 0, उसको हम इग्नोर कर देंगे। L प्लस यहाँ पर भी देखो t-2 + 2 -2 + 2 0, यहाँ पे भी क्या बचेगा L प्लस L 2L, मैग्नीट्यूड को इग्नोर करते हैं तो क्या आया, L आया। So the dimension of left hand side and right hand side are same, so this equation is dimensionally correct। So second application of dimension formula to establish the relationship between different physical quantities। कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन यदि हमें पता करना है तो हम इस मेथड से वो भी फाइंड कर सकते हैं। इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिड्यूस द फॉर्मूला। क्वेश्चन समझ में आया, एक पेंडुलम है हमारे पास, ये इस तरीके का पेंडुलम होता है, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है, दिस वन इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ पेंडुलम। ठीक है, और स्मॉल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या का मतलब होता है कि जब ये बॉब यहां से ओसिलेट करके वापस अपनी मीन पोजीशन पर दूसरे साइड जाके वापस से यहां जाए, मतलब पूरा एक ओसिलेशन करने में जितना समय लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसका टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ पूरा एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगाती है, 365 डेज, और अपने एक्सेस में कितना टाइम लगाती है, 24 आवर्स। तो ये उसका क्या हुआ, टाइम पीरियड। उसी तरीके से एक पूरा ऑसिलेशन करने में पेंडुलम जितना टाइम लेता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसका टाइम पीरियड। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि दिस टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये हमें गिवन है कि इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें फाइंड करना है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, जो भी हमें क्वांटिटी दी हुई है, टाइम पीरियड किन किन चीजों पे डिपेंड बताया हमें, लेंथ पर और जी पर। ठीक, कि टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन इफेक्टिव लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मगर टाइम पर किसकी पावर पे डिपेंड, भाई टी की पावर 1 पर, 2 पर, 3 पर, 1/2 पर, 1/3 पर, यह हमें नहीं मालूम है। तो हम कैसे लिखेंगे, टी की पावर, एल की पावर ए और जी की पावर बी पर डिपेंड है। ठीक है, समझ में आया।
फिर यहाँ पे t इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे k, l की पावर a और g की पावर b, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। और हम यही करने वाले हैं, हम दोनों तरफ के डायमेंशन को कंपेयर करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगा, m0 l0 t, ये कांस्टेंट को अभी हटा देते हैं हम लोग। लेंथ की डायमेंशन m0 l1 t0 की पावर यहाँ पे कितनी है, a, और g मतलब एक्सेलरेशन, m की पावर 0 l t माइनस 2 की पावर b। ये बस, यदि पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो m0 l0 t, ठीक है, then m0 multiply with a is 0, 1 multiply with a is a, and 0 multiply with a is 0. Same, 0 multiply with b 0, 1 multiply with b is b, minus 2 multiply with is minus 2b. m0 l0 t as it is, और यहाँ पे क्या होगा, 0 l a plus b t 0 माइनस 2b इज माइनस 2b। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे, LHS और RHS को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर m की पावर 0, यहाँ पर भी m की पावर 0, यहाँ पर जो क्या है a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड माइनस 2b इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करो, b इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, और इस b की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, प्लस 1/2। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्या आने वाला है, t इज इक्वल्स टू k, l की पावर है 1/2 और g की पावर है माइनस 1/2। इस माइनस 1/2 को हम अपॉन में ले जाते हैं तो k और 1/2 की पावर का मतलब क्या होता है, रूट l अपॉन g। सो दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। केवल यहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि डायमेंशन फॉर्मूला से हम किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जैसे इस केस में k की वैल्यू कितनी होती है, 1/2π। तो जब हम लिमिटेशन पढ़ेंगे डायमेंशन फॉर्मूला के, सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अ डायमेंशन फॉर्मूला। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्स F एक्टिव ऑन अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन इट्स मास, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा तो उसमें एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। m इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट k, m की पावर a, b की पावर b एंड r की पावर c। अब तो हमें करने का तरीका क्या है कि हम दोनों तरफ के डायमेंशन को इक्वेट करेंगे, मतलब द डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो क्या करना हमें, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt minus 2, dimension of mass is m to the power a, dimension of velocity distance upon time b, and dimension of radius is l to the power c। ठीक है, so mlt minus 2, m की पावर a, l की पावर यहाँ पर b, यहाँ पर c, so b plus c and c to the power minus b। दिस वन इज द डायमेंशन ऑफ RHS। अब हमें इसे कंपेयर करेंगे। यदि इन्हें हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या आने वाला है, 1, माइनस b इक्वल टू माइनस 2, सो b इक्वल्स टू कितना आ गया, 2, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर देखें b प्लस c इक्वल्स टू 1। b की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं तो c इक्वल टू कितना आने वाला है, -1। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ c। अब ये जो a, b और c की वैल्यू है हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है। m की a की वैल्यू कितनी आई थी, 1, b स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है, -1। अब क्योंकि यहाँ पर -1 है तो इसे हम अपॉन में ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना है, k m v स्क्वायर अपॉन r। दिस वन इज अ फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सारे हमने क्या पढ़े, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। अब इसके कुछ लिमिटेशन है, कौन कौन सी लिमिटेशन है, जैसे दिस मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन द फार्मूला। देखिए,
कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनके कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, कोई भी यूनिट नहीं होती है। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है? जैसे कोई क्वांटिटी दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर। तो ये जो क्वांटिटीज होती है जिसमें दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो होता है, इनके ना ही कोई यूनिट होती है ना ही कोई डायमेंशन होते हैं। सेकेंड लिमिटेशन, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स द फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव। मतलब यदि कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड है, ठीक है, तो इस मेथड से हम उसके लिए फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन नॉट ऑब्टेन द फॉर्मूला विच कंटेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब जिनमें भी ये चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इस तरीके के फॉर्मूले हम इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट अ क्वांटिटी विच इज स्केलर और अ वेक्टर। मतलब कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, इस मेथड से हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड।